लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेम के एक जो हमारा सब्जेक्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके मेन टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्स्टेंट्स होता क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को समझने के पहले हमको एक बहुत मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको समझना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, इंडिपेंडेंट मोशन क्या होता है, क्योंकि कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट भी हमारा एक मोशन है। ओके, तो हम समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी पार्टिकल की वो स्टेट होती है कि वो किस डायमेंशन में मोशन कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने बोला कि हमारे पास 3 एक्सिस, 3 डायमेंशन में हम किसी पार्टिकल को मानते हैं, एक्स वाई और जेड। जेड एक्सिस इस तरफ होती है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यदि कोई पार्टिकल यहाँ पर है जो कि 3 डायमेंशनल में मोशन कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई और जेड। मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं 3 डायमेंशन में। ओके, यदि हम किसी पार्टिकल को 2 डायमेंशन में मोशन करवाते हैं तो उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई। ओके, अगर कोई पार्टिकल हमारा इंडिपेंडेंट मोशन कर रहा है, इंडिपेंडेंट मोशन का मतलब ये होता है कि वो किस किस के अलोंग मोशन कर सकता है, लेंथ के अलोंग मोशन कर सकता है, विड्थ के अलोंग मोशन कर सकता है और हाइट के अलोंग मोशन कर सकता है। मतलब कितने तरीके से, एक लेंथ के अलोंग, एक विड्थ के अलोंग दूसरा और हाइट के अलोंग तीसरा, 3 तरीके से वो मोशन कर सकता है। ये हमारा इंडिपेंडेंट मोशन है जिसके अलोंग वो मोशन कर सकता है। तो ये क्या हुआ हमारा 3 कोऑर्डिनेट्स, मतलब इंडिपेंडेंट मोशन। अगर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके 3 क्या होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी, क्योंकि वो 3 तरीके से 3 डायरेक्शन के अलोंग मोशन कर सकता है। ठीक है, तो एक पार्टिकल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। ऐसे अगर हम 2 पार्टिकल की बात करें कि हमारे पास कोई 2 पार्टिकल्स हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी हमारी 2 पार्टिकल की, 3 इंटू 2 यानी कि 6। ओके, और ऐसे यदि हम n पार्टिकल की बात करें तो n पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा हमारा 3n। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो इंडिपेंडेंट मोशन के लिए होता है कि इंडिपेंडेंट मोशन कोई पार्टिकल किस किस डायरेक्शन के अलोंग कर सकता है। तो ये हमारे पास क्लियर है कि वो लेंथ के अलोंग कर सकता है, विड्थ के अलोंग कर सकता है और हाइट के अलोंग कर सकता है। अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या रिलेशन है कॉन्स्टेंट से। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम वो देख लें। द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, पहले मैंने बताया आपको कि कांस्टेंट क्या है, मोशन है, बट कैसा मोशन है, ऐसा मोशन है जिसको हम लिमिट लगा के करवाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई पार्टिकल स्पेस में रखा है, कोई पार्टिकल हमारा स्पेस में है, तो वो 3 डायमेंशन में मोशन करेगा। किस किस के अलोंग करेगा, वही जो अभी हमने पढ़ा, लेंथ, विड्थ और हाइट के अलोंग। बट अगर हम उसे किसी 2D में डायरेक्ट मोशन करवाते हैं, 2D में करवाते हैं इन द सेंस हम किसी रेक्टेंगल बॉक्स में, रेक्टेंगल में करवाते हैं, तो वो 2 डायमेंशन से मोशन करेगा। कैसा, एक्स और वाई के अलोंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ लेंथ और विड्थ के अलोंग। देखिए, जैसे अगर हमने स्पेस में पार्टिकल रखा है तो ये 3D हुआ हमारा, 3 डायमेंशन में मोशन हुआ, मतलब कोऑर्डिनेट्स कितने हुए, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, बट अगर कोई उसी पार्टिकल को हमने लिमिट में बंद कर दिया कि आपको 2D में ही मोशन करना है या फिर आपको इस रेक्टेंगल में ही आपको मोशन करना है, तो ये लिमिटेशन क्या कहलाएगी हमारी, कांस्टेंट। ओके, मतलब जो लिमिट लगाते हैं हम मोशन पे, उस तरीके से अगर मोशन कराते हैं किसी भी पार्टिकल से, किसी भी बॉडी से, तो वो हमारा कहलाता है कांस्टेंट्स। ठीक है, इसके क्या क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या टाइप्स हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अ कांस्टेंट मोशन इज अ मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड आर्बिट्रेरली। ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि वो अपनी इच्छा से मोशन नहीं कर सकता। लाइक हमने अगर स्पेस में छोड़ दिया पार्टिकल तो 3 डायमेंशन में करेगा, बट हमने उस पर लिमिट लगाई है। ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो कि है ट्रेन। ठीक है, ट्रेन को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ पटरी पे ही चलेगी,
ठीक है, वो इधर उधर कहीं भी अपने हिसाब से मोशन नहीं कर सकती है, आर्बिट्रेरी मोशन नहीं होता है ट्रेन का। तो ट्रेन इसका सबसे अच्छा वो है एग्जाम्पल, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वही होता है जिस पे हमने लिमिट लगा दी है। तो हमने ट्रेन पर लिमिट लगा दी है कि आपको पटरी पर ही मोशन करना है, आपको इधर उधर मोशन नहीं करना है, इधर उधर आपकी गति नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हमने ट्रेन को डिजाइन किया है, दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है होलोनोमिक कांस्टेंट। ठीक है, होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द इक्वेशन कनेक्टिंग द पार्टिकल कोऑर्डिनेट, सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे मोशन को, जैसे मैंने बोला कि लिमिटेशन लगा दी मैंने, बट उस लिमिटेशन को मैं यदि एक्सप्रेशन के थ्रू या डेरिवेशन के थ्रू बता सकती हूँ, इक्वेशन के थ्रू बता सकती हूँ, तो वो वाले कांस्टेंट्स मेरे कैसे कहलाएंगे? होलोनोमिक कांस्टेंट्स। ठीक है, coordinates of the particle at time t, then the constants are called holonomic constant. ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये होता है इंडिपेंडेंट बाय वेलोसिटी। होलोनोमिक कांस्टेंट वेलोसिटी पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। आपका सिंपल पेंडुलम हो या रिजिड बॉडी हो, वो कितनी भी स्पीड से मोशन कर रहा हो, उस पर ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। ओके, अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहला तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो हमारे पास स्फीयर है और इसकी जो रेडियस है वो हमारी r है और एक पॉइंट है p, जो इसकी सिर्फ और सिर्फ परिधि पे ही गति करेगा। ठीक है, इसकी सिर्फ परिधि पे गति करेगा, तो इसकी जो रेडियस है, जो r है, वो हमेशा पॉइंट के पोजीशन के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इतनी ही जगह में मोशन करेगा। ठीक है, ये लिमिट लगा दी हमने कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही इसमें मोशन करना है, इतनी ही फील्ड में मोशन करना है। तो ये हमारा क्या होगा? r इज इक्वल्स टू पोजिशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट का पोजिशन है। ओके, अब ये स्फीयर की बात करें तो स्फीयर तो हमारा 3D में होता है। यदि हम सर्कल की बात करें तो सर्कल हमारा 2 डायमेंशन में होता है। तो सर्कल के लिए हम कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स लेंगे? x और y। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर, या फिर हम आर स्क्वायर की जगह पे पोजिशन ऑफ पॉइंट ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ पी का स्क्वायर। ओके, इसको हम इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं। इसीलिए ये क्या हुआ? मोशन हमारा कांस्टेंट मोशन हुआ, क्योंकि लिमिट लगाई है, हमने 2D में किया है। कांस्टेंट मोशन के साथ साथ ये कौन सा कांस्टेंट हुआ? क्योंकि हमने इक्वेशन से डिनोट किया है, इसलिए ये हमारा होगा होलोनोमिक कांस्टेंट। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? एक बॉब होता है इस तरीके से, है ना, जो इस तरीके से मोशन करता है। ठीक है, इसका मोशन कैसा रहेगा? इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी लेंथ हम ले लेते हैं L। हमने कुछ L लेंथ पे इसको बॉब को कनेक्ट किया हुआ है। तो इसके जो दो हमारे पास रेडियस आएंगी वो है RB और RS। ठीक है, वही हम ले रहे हैं इक्वेशन के थ्रू कि हमारी ज्यादा से ज्यादा रेडियस कहाँ तक जा सकती है। तो सिंपल पेंडुलम हमने पहले भी बात की है कि वेलोसिटी पे डिपेंड तो नहीं करेगा। हो सकता है ये बहुत फास्ट चला जाए पहले, फिर स्लो हो जाए, तो उस पर तो वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं RB माइनस RS का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, या फिर हम स्क्वायर ना भी करें तो RB माइनस RS इज इक्वल टू हमारा होगा L। ये किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। ठीक है, लेंथ जितनी बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ कर दिया तो हमारा डायरेक्शन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से इसका भी एक्सप्रेशन हम लोग बना सकते हैं, इसका भी एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इसीलिए इसको भी क्या कहेंगे हम? होलोनोमिक कांस्टेंट्स। अब बात आती है रिजिड बॉडी की। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी भी, क्योंकि कोई भी बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो रिजिड बॉडी भी ऑफ कोर्स बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। बट रिजिड बॉडी में क्या होता है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का जितना डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल r डिस्टेंस है, तो वो हमेशा r रहेगा। मतलब आपकी बॉडी कितना ही मोशन करे, कुछ भी करे, पर दोनों पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम नहीं होती है। ठीक है, और इसी के कारण ये क्या होता है? होलोनोमिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, कि हमारी रिजिड बॉडी कैसा मोशन करती है? होलोनोमिक कांस्टेंट या फिर होलोनोमिक कांस्टेंट मोशन में रहती है। ठीक है,
इसकी बात करें तो सेम वही कंडीशन जो हमने सिंपल पेंडुलम में देखी, हमारा ये R1 ये हमारा R2, तो R1 माइनस R2 स्क्वायर करें तो ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी डिनोट किया जा सकता है, इसीलिए ये भी हमारा कौन सा कांस्टेंट होगा, होलोनोमिक कांस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि सेकेंड टाइप क्या है इसका। सेकेंड टाइप है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। ठीक है, होलोनोमिक कांस्टेंट को हमने क्या बोला कि उस ऐसा कांस्टेंट जिसको हम इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं, वैसे ही नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होगा, जिसको हम इक्वेशन के थ्रू नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता है इसलिए, या फिर चेंज रहता है इसलिए। सबसे बड़ी बात, इसको हम इसलिए भी नहीं बता सकते इक्वेशन के थ्रू, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन इसके लिए नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने फिर से एक सर्कल लिया, सर्कल में एक गैसेस पार्टिकल लिया है, जो गैसीय कण है हमारा, उसको लिया है, और हमारे जो सर्कल है उसके अंदर लिया है। अगर हमारा पार्टिकल सर्कल के अंदर है तो क्या रेडियस पॉइंट ऑफ जो पोजीशन ऑफ पॉइंट है उसके इक्वल होगी क्या? नहीं, उसके इक्वल नहीं होगी। हो सकता है ये, क्योंकि गैस का पार्टिकल है, फ्री मूव करेगा, तो हो सकता है कि वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ तो है ही, यहाँ पे भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकता है। मतलब ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमारी लिमिट कैसी, मतलब हम इसको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, तो लिमिट हम इस पे लगा देते हैं कि आपको मोशन कहाँ करना है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल में करना है। तो चलो, सर्कल में भी अगर वो मोशन कर रहा है तो भी वो यहाँ मोशन कर सकता है, और अंदर भी मोशन कर सकता है, तो भी हमारे पास दो कंडीशन बनी। तो दो कंडीशन को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि R से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो भी ये इनइक्वालिटी शो कर रहा है, मतलब हम इसमें कोई पर्टिकुलर हमारा इक्वेशन नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इस तरीके के मोशन को हमने काय में रखा है, नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स में रखा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इफ द पार्टिकल इन अंडरगोइंग कांस्टेंट मोशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम इज लेस द पोजीशन ऑफ ईच पार्टिकल इन द सिस्टम। इसका मतलब ये होता है, एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने बोला कि एक पार्टिकल का फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, 3, तो एक पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारा 3 है। ऐसे ही मैंने एक और पार्टिकल लिया तो उसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, दोनों का जुड़ के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ हमारा, 6। ओके, तो ये तो हमारा 6 हुआ। बट यदि मैंने इसको कुछ लिमिट में बांध दिया, या फिर मैंने बोल दिया कि इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हमेशा R ही रहेगी, अब ये कहीं पे भी अपनी डिस्टेंस को बड़ा घटा नहीं सकते हैं, तो फिर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितनी रहेगी, सॉरी हमारे कोऑर्डिनेट्स तो कितने रहेंगे, 6 ही। कैसे, इसका भी हमारा XYZ कोऑर्डिनेट रहेगा और इसका भी हमारा XYZ कोऑर्डिनेट रहेगा। बट क्या हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 6 रहेगी? तो नहीं, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, और एक कंपोनेंट तो इनका चेंज नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 5। तो ये ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट में हमेशा कोऑर्डिनेट से क्या होती है, कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको कांस्टेंट समझ में आया होगा। ऐसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल के भी हम लोग टॉपिक आगे करेंगे। थैंक यू।